हमने जो एक श्रृंखला शुरू की थी भारत के भौतिक स्वरूप की, उसका आज हम थोड़ा और विस्तार करना चाहते हैं। हमने ये पढ़ लिया था अभी तक कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया वी हैव सीन द सीरीज ऑफ इंडिया। इसके बाद हमने पढ़ा था हिमालय के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। आज हम इसके और दक्षिण थोड़ा चलेंगे और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाने वाले मरुस्थल की भी हम चर्चा करेंगे। तो हम अब तीसरा पार्ट लेते हैं जो भारत के पश्चिम में है। हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, स्पेशली राजस्थान, उसका एक तीसरा पार्ट हम यहाँ लेते हैं आज भौतिक स्वरूप का। वो है थार का मरुस्थल, जिसको हम कहते हैं इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट। अब आप देखिए, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, हम कह सकते हैं करीब करीब अगर हम पूरे भारत के क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये नॉर्थ वेस्ट भी हम कह सकते हैं। यानी अरावली पर्वत है ये। अरावली पर्वत के पश्चिम में और पाकिस्तान की सीमा तक हम देखते हैं कि एक रेगिस्तानी क्षेत्र पाया जाता है, डेजर्ट एरिया फैला हुआ है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 1.04 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 1.04 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये 644 किलोमीटर लंबा है, 160 किलोमीटर लंबा है, 160 किलोमीटर चौड़ा है। विड्थ इसकी है 160 किलोमीटर और इसकी जो लेंथ है वो है 644 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी लंबाई है इस मरुस्थल की और चौड़ाई है 160 किलोमीटर। यहाँ पे जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये है कि आखिर ये क्षेत्र मरुस्थली क्यों है। हमने ये देखा है कि ये थार के मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है। यानी दिस एरिया रिसीव्स ओनली 15 सेंटीमीटर रेनफॉल। 15 सेंटीमीटर वर्षा इस क्षेत्र में होती है। इसका परिणाम ये होता है कि इस क्षेत्र को हम एक मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में देखते हैं। यहाँ पर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं, जो ड्राइनेज सिस्टम है यहाँ का, वो इनलैंड ड्राइनेज सिस्टम है। यानी कि जो नदियाँ हैं वो उस क्षेत्र के अंदर ही सिमट के रह जाती हैं, सूख जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अल्पकालिक नदियाँ हैं। यहाँ एक नदी, यहाँ की एक मुख्य नदी है जिसका नाम है लूनी नदी, लूनी रिवर। इस क्षेत्र की ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंचती। इसको हम अंतःस्थलीय नदी प्रणाली भी कह सकते हैं और ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी प्रणाली वाली नदी है। आगे हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा कम होने की वजह से रेत के ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। इनको हम कहते हैं बालुका स्तूप। होता क्या है, जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं के साथ सैंड्स, रेत वगैरह भी उड़ते रहते हैं और जब कोई अवरोध आता, जैसे कोई पेड़ पौधों वाली एक श्रृंखला दिख गई कहीं या कहीं पर्वतीय इलाका दिखा, तो उसके साथ साथ ये रेत जमा होने लगती है। और अगर वो जमा होने वाली जो रेत है उसका आकार
जब अर्धचंद्राकार होता है, ऐसे होता है, इस शेप में होता है, यानी सेमी क्रेसेंट, अर्धचंद्राकार। तो इस अर्धचंद्राकार रेत के टीले को कहते हैं बरखान, बरचान भी बोलते हैं, बरचान या बरखान। और यह जो क्षेत्र है ये राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, उस क्षेत्र में हमें बरखान बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम जो तीसरा डिवीज़न हमने पढ़ लिया कि भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र या थार का मरुस्थल, अब हम चलते हैं चौथे स्वरूप की तरफ जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ेगा, यानी हम इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार अब हम पढ़ेंगे जो चौथा डिवीज़न है। पहला हमने पढ़ा उत्तर के पर्वतीय भूभाग जिसमें हिमालय का जिक्र हमने किया। हमने दूसरा पढ़ा उत्तर के विशाल मैदान जो हिमालय के दक्षिण में था। तीसरा हमने पढ़ा थार का मरुस्थल। अब चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार भी हम इसको कहते हैं। ये थोड़ा सा हमें पढ़ने के लिए मैप थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ा सा साउथ पोर्शन को ही हम दिखाते हैं इसमें। साउथ पोर्शन को ही हम दिखाएंगे इसमें, जहाँ पे हमें दक्षिण का पठारी क्षेत्र दिखाना है। हमने ये देखा कि भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और हम ये देखते हैं कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी जो क्षेत्र है वो कठोर चट्टानों से बना हुआ है, मुख्य रूप से आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। जब हम चट्टान की चर्चा करेंगे तब वहाँ पे हम इसका जिक्र करेंगे कि चट्टानें कितनी प्रकार की हैं और उसका कैसा स्वरूप है। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा करेंगे सिर्फ इस बात की कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो आग्नेय और कायांतरित शैलों से बना हुआ है। ये पूरा का पूरा दक्षिणी भाग लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम इसके विस्तार को देखें तो हम देखेंगे, थोड़ा सा मैप छोटा और बनाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा हो गया। हम देखेंगे कि भारत के इस दिशा में, यानी हम प्रायद्वीपीय पठार की इस दिशा में देखेंगे तो यहाँ एक पर्वत है अरावली। थोड़ा सा हम नीचे लिख दें, शायद दिखाई नहीं दे रहा है। अरावली पर्वत है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंज है, इसका नाम है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। और यहाँ पे एक श्रेणी है जिसको हम कहते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, यानी कि अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बीच का जो पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं आज, यही है प्रायद्वीपीय पठार। यही प्रायद्वीपीय पठार है। पेनिनसुलर प्लेट्यू आज हमें पढ़ने जा रहे हैं, जो इन्हीं के बीच में हमें मिलेगा। अगर हम ग्लोब की बात करें तो जैसे ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच ये माना जाता है कि एक तेथिस सागर है। उत्तरी भाग को हम कहते हैं अंगारा लैंड,
इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो ये जो भारत है, भारत का जो दक्षिणी पोर्शन है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो समय के साथ पृथ्वी के विखंडन से इस रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है। तो हम आज चर्चा जो कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की, इसमें हम देखते हैं कि इसके उत्तर में अरावली पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूरब में पूर्वी घाट स्थित। अगर हम इसका विस्तार से वर्णन करें कि जो पठारी क्षेत्र है इसको एक एक करके पढ़ें, तो जो अरावली पर्वत है यह गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है, और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ आएंगे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम कहते हैं गुरु शिखर, यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। यानी गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, जो अरावली पर्वत के दक्षिण में स्थित है। और एक खास बात और है कि हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत। तो यह भारत का और विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन का ये उदाहरण है। तो अगर हम इसके और दक्षिण चलें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्याचल। और इसी के विंध्याचल का जब श्रेणी आगे बढ़ती है तो इसको कहते हैं भानरेल, और आगे जब बढ़ती है तो इसको हम कहते हैं कैमूर। और इसके दक्षिण में हम चलें तो यहाँ हम देखते हैं इसके दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो इसका नाम हो जाता है महादेव। और थोड़ा सा हम पूरब की तरफ इसको बढ़ाते हैं तो इसका नाम हो जाता है मैकाल। ये आगे जाकर ये श्रेणियां मिल जाती हैं एक दूसरे से, और इसको हम कहते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। हमने ये देखा कि भारत के उत्तर में ये श्रेणी है, इनके बीचों बीच विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती है, इसका नाम है तापी। यानी हम देखते हैं कि विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी नदी एक क्रम से हैं। और हम ये भी देखते हैं कि नर्मदा नदी और तापी नदी एक भ्रंश से होकर गुजरती है, गोइंग थ्रू द फॉल्ट। आगे हम चल के इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। फॉल्ट का मतलब होता है जब कोई धरातल पे दरार पड़ जाए और बीच का पोर्शन नीचे दब जाए, उसको हम कहते हैं भ्रंश। लेकिन अगर बीच का पोर्शन दब जाए और जो भाग बच जाएगा वो ऊंचा रह जाएगा जब, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत। तो जो सतपुड़ा है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। वहीं पे जो तापी और नर्मदा नदियां हैं ये भ्रंश नदी के उदाहरण हैं, यानी भ्रंश से होकर गुजरती हैं। अब हमने ये पढ़ना है कि विंध्याचल और नर्मदा विंध्याचल जो पर्वत है एंड नर्मदा रिवर, ये इस पठार को दो भागों में बांटते हैं, उत्तर का भाग और दक्षिण का भाग, द नॉर्दर्न पोर्शन एंड द सदर्न पोर्शन। अब हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सुविधा के लिए, और हम इसको देखते हैं कि जो उत्तर का पोर्शन है वो पठारी क्षेत्र किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए किन नामों से जाना जाता है। इस भाग को हम कहते हैं
मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, और इसी क्षेत्र से होकर चंबल नदी गुजरती है, जो जाकर यमुना नदी यमुना नदी में जाके मिलती है, चंबल नदी। और ये मालवा का पठार इस मामले में महत्वपूर्ण है कि चंबल नदी ने इसका बहुत ज़्यादा एरोजन किया है, अपर्दन किया है। ड्यू टू द एरोजन दिस एरिया इज चेंज्ड इनटू रेवाइन, यानी बीहड़ में बदल गया है। बीहड़ यही होता है, आपने सुना होगा अक्सर, चंबल घाटी के लुटेरे, चंबल घाटी के डकैत। तो इसका मतलब क्या था कि वहाँ इस तरह से बीहड़ इतने कटे कटे आप देखेंगे खाइयाँ मिलेंगी कि वहाँ पे छिपने और लोगों को दूसरों की नज़रों से बचने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। और वहाँ का पूरा क्षेत्र नदियों के द्वारा कट गया है, इसलिए इस क्षेत्र में बीहड़ बहुत मिलते हैं। यहाँ पे सबसे मुख्य नदी है चंबल। इसके जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो मालवा के पठार के बाद हमें मिलता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड। और पूरब की तरफ चलते हैं तो मिलता है बघेलखंड। और पूरब की तरफ चलते हैं तो यहाँ मिलता है हमें छोटा नागपुर का पठार। आपने सुना होगा कि छोटा नागपुर का जो पठार है वह भारत का खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पठार है, और इसको हम इस दृष्टि से भी मान सकते हैं कि खनिजों का भंडार है, खनिजों का खजाना यहाँ पे पाया जाता है। और इस पठार के बीचों बीच एक नदी गुजरती है जिस नदी का नाम है दामोदर, और ये नदी कोयला के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोयला की बेल्ट है, कोल बेल्ट के नाम से जानी जाती है। दामोदर रिवर इज नोन एज द कोल बेल्ट ऑफ इंडिया। अब अगर हम इसके थोड़ा और दक्षिण चलें तो यहाँ पे यानी उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, थोड़ा सा पोर्शन हम ये भी ले लेते हैं तेलंगाना वगैरह का, इसको हम बोलते हैं दंडकारण्य। तो ये अगर आपसे पूछा जाए दंडकारण्य प्लेट्यू किधर है, तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, ये है झारखंड और उड़ीसा में। बघेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। मालवा का पठार राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। तो ये तो रहा उत्तर के क्षेत्रों का वर्णन। अब हम जब दक्षिण चलते हैं तो हमें दो पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। हम पहले जिक्र करते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट जो बेल्ट है इसको हम कहते हैं, पश्चिमी घाट जो ये श्रेणी है इसको बोलते हैं सह्याद्री। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में इसको सह्याद्री बोलते हैं। इसकी पूरी लंबाई 1600 किलोमीटर है, यानी 1600 किलोमीटर ये लंबा है। और इसकी ऊंचाई है 600 से 1600 मीटर। इसके उत्तर में और दक्षिण में दो चोटियां हैं। उत्तर की अगर हम बात करें, उत्तरी सह्याद्री की चोटी है कलसुबाई, इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। और दक्षिणी सह्याद्री की एक चोटी है जिसका नाम है कुद्रेमुख, यह है 1892 मीटर ऊंचा। इसी तरह से अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की पूरी लंबाई है इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई एकदम एक जैसी आपको नहीं मिलेगी, बल्कि इसकी लंबाई
आपको टुकड़े में मिलेगी। अगर हम पूरी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1800 किलोमीटर। ऊंचाई इसकी कम है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर ही है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो लंबाई तो 1800 है, लेकिन बीच बीच में ये नदियों के द्वारा कटा हुआ है भाग। और इसके गुजरात में है महेंद्रगिरी, जो सबसे ऊंची चोटी है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। और थोड़ा सा अगर हम दक्षिण की तरफ चलें उड़ीसा से, तो आंध्र प्रदेश में भी एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है विशाखापत्तनम। इसकी ऊंचाई है 1682 मीटर। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा दक्षिण की तरफ जब हम चलते हैं तो विशाखापत्तनम दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी उत्तर में सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन हम पूर्वी घाट की जब हम बात करते हैं तो पूर्वी घाट पर्वत इस तरह से नहीं है कि एक श्रृंखला के रूप में हमें मिले, एक लाइन से मिले, बल्कि ये जगह जगह नदियों के द्वारा कटा हुआ हमें मिलता है। यानी एक सीरीज के रूप में, एक लाइन के रूप में ना मिलके जगह जगह नदियों ने इसको काट दिया है। तो इसको अगर हम एक एक करके पढ़ें तो ऐसे हमें देखे नजर आता है। उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में ऐसे, उड़ीसा में इसको कहते हैं महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं विशाखापत्तनम, और आंध्र प्रदेश में ही तेलंगाना को लेके अगर दो हम बात करें तो यहाँ दो श्रेणियों की बात करते हैं, नल्ला मलाई या नल्ला मला और वेली कोड्डा। और अगर हम थोड़ा सा दक्षिण की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जेवाडी, सेवाराय की पहाड़ियाँ हैं। और जाके लास्ट में ये पश्चिमी घाट श्रेणी से मिल जाती है। तो जहाँ पे ये मिलती है, ये इसके मिलन बिंदु पर जो श्रेणी बनती है, जो पर्वत श्रेणी बनती है, उसका नाम है नीलगिरी। और नीलगिरी की एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई है 2663 मीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अगर हम और साउथ में चलते हैं तो यहाँ एक पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अन्नामलाई। इसकी भी एक चोटी है, ऐसे पीक है, ऐसे चोटी है, उसका नाम है अन्नाई मुदी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसी तरह से और हम जब दक्षिण चलते हैं तो एक और पर्वत श्रेणी हमें मिलती है जिसका नाम है इलायची की पहाड़ियाँ, या इसको हम इंग्लिश में कार्डोमम भी बोलते हैं, कार्डोमम श्रेणी। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न हमें आपको बताना था वो ये बताना था कि जैसे जैसे हम दक्षिण दिशा में चलते हैं, पठार का जो शीर्ष है हमें नज़र आता है, यानी हमें तिकोने आकार का जो स्वरूप है, आधार उत्तर में और शीर्ष दक्षिण में नज़र आता है। दो श्रेणियों से घिरा हुआ है, पश्चिमी और पूर्वी। इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बचता है कि इस पठार के इस दिशा में, यानी दक्षिणी पोर्शन के पश्चिम भाग में जमीन के अंदर से दरारी उद्भेदन से
क्रैक्स से जो लावा निकला वो पूरे एरिया में फैल गया और उससे लावा के जमा होने के बाद फिर उसके विखंडन के बाद जो मिट्टी बनी उससे काली मिट्टी का एक विशाल क्षेत्र इस भाग में पाया जाता है। जो जब आप मिट्टी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का ये जो बेल्ट है, जो क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र माना जाता है, जिसको हम दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम भारत के इस पोर्शन में चलते हैं, इधर चलते हैं जब हम, तो हमने देखा कि ये पोर्शन यहाँ पे मेघालय है। तो मेघालय राज्य में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया, और थोड़ा और पूरब में जाके हमें मिकिर की पहाड़ियाँ भी मिलती। गारो, खासी, जैंतिया, ये 4 पहाड़ियाँ, यानी मेघालय का पठार भी बोलते हैं, शिलांग का पठार भी बोलते हैं, गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर की पहाड़ियाँ बोलते हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। दिस पार्ट्स आर द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज़मीन के नीचे चला गया, यानी उसका डाउनफॉल हुआ, निमज्जन हुआ, जिसकी वजह से ये गैप नज़र आता है। हमें ऐसा लगता है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। और ये जो पोर्शन है मिट्टी के जमा होने से ये समतल भाग रह गया, इस गैप को हम बोलते हैं मालदा गैप। मालदा गैप। ये भी कई बार प्रश्न आता है कि शिलांग का पठार या मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार से किस गैप के द्वारा, किस क्रैक के द्वारा अलग हुआ है, तो हम ये कहते हैं मालदा गैप। हमें लगता है कि इससे ज़्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम धीरे धीरे पढ़ें, एक एक करके पढ़ें और समय लेके पढ़ें, ताकि हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर हो। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कुछ ज्ञान अवश्य देगा। धन्यवाद।